स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। इससे पहले वीडियोस में हमने मनी और क्रेडिट के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम मनी का अरेंजमेंट कैसे होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस है, आरबीआई का क्या रोल होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, कि लोग क्रेडिट कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो इसके हमने मेन 5 सोर्स और एक डायग्राम के द्वारा अलग अलग सोर्स इसके शो किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी लेंडर, ज्यादातर लोग गांव के मनी लेंडर्स यानी शाहूकार से लोन लेते हैं। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। सेकंड ट्रेडर्स, ट्रेडर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लो होता है। वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ये हमने एक स्टोरी में भी पढ़ा था, क्रेडिट प्रोवाइड करवा देता है। लेकिन उसका एक रीजन है कि जब क्रॉप कंप्लीट हो जाएगी, हार्वेस्टिंग हो जाएगी, तो जो जिसने लोन लिया है उससे वो अपनी फसल को उसी को लो रेट पे बेचेगा और इस तरह से वो कीमत बढ़ने पे, जब फसल की कीमत बढ़ जाती है तो वो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है। थर्ड है बैंक्स, जो बैंक है वो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। फोर्थ एम्प्लॉयर्स यानी जो लैंडलेस फार्मर होते हैं, जिस लैंड ओनर के पास काम करते हैं उसी से ही लोन वगैरह ले लेते हैं, तो इनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। ठीक है। फिफ्थ है कोऑपरेटिव्स भी एक संस्था है बैंक के अलावा जो रीजनेबल रेट पे लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। इसमें जैसे हम एक एग्जांपल करेंगे, वैसे तो काफी तरह की कोऑपरेटिव्स होती हैं, वीवर कोऑपरेटिव्स, कृषि कोऑपरेटिव्स। तो कृषि कोऑपरेटिव्स एक आपके बुक में एग्जांपल है। सोनपुर गांव में कृषि कोऑपरेटिव के 2300 मेंबर हैं जो अपनी रिसोर्सेज को पूल यानी कलेक्ट इकट्ठा करते हैं और उसको एज ए कोलेटरल बैंकों में डिपॉजिट करा के और फिर उससे बड़ी अमाउंट में लोन अरेंज कर लेते हैं। इस लोन का प्रयोग वो अपने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, सीड्स वगैरह, इन सब चीज़ों को खरीदने में यूज करते हैं। ठीक है। अब हमने ये एक डायग्राम भी शो किया गया है जिसमें मतलब कितने % लोग कहाँ कहाँ से क्रेडिट या लोन अरेंज करते हैं। तो इस डायग्राम में सबसे ज्यादा लोन जो लिए जाता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी और कमर्शियल बैंक से लिए जाते हैं, 26% दोनों से लिए जाते हैं। इसके अलावा मनी लेंडर से 18%, डायरेक्ट गवर्नमेंट से 8%, ट्रेडर से 5%, लैंड ओनर से 6%, फ्रेंड एंड रिलेटिव से 4%। ये इस प्रकार सारी परसेंटेज इसमें शो की गई है। ये 2010 का ये एक डायग्राम है जिसमें क्रेडिट के कहाँ से लोग क्रेडिट अरेंज करते हैं इंडिया में, रूरल एरिया में, तो उसको शो किया गया है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट और अदर्स टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बेस पे जो क्रेडिट सोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है। तो जो भी हमने अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट किए हैं, इन्हीं में से ही जैसे मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, ये सब फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, ये सब क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं और बैंक्स एंड कोऑपरेटिव फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस वैसे तो हम सबसे बड़ा डिफरेंस हम देख चुके हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, कि फॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट रीजनेबल होता है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। फिर भी हम इनका डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है। ठीक है। तो अभी इन दोनों में रेट ऑफ जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। फॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। हमने ये अभी पिछले वीडियो के एग्जांपल में देखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 60% तक भी पहुंच गया था, जबकि बैंकों में 8.5% तक लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। सेकंड है कि बोरोवर्स कैपेसिटी, कि कौन कौन से लोग, किस प्रकार के लोग उधार लेने वाले कौन कौन से सेक्टर से लोन ले सकते हैं। तो जिन लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन ले सकते हैं। अदरवाइज इनफॉर्मल सेक्टर में डॉक्यूमेंट्स या कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। थर्ड है सोर्सेज बैंक एंड कोऑपरेटिव फॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं। मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, फ्रेंड एंड रिलेटिव, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। फोर्थ है एक्शन ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। अगर हम लोन पे करने में असफल हो जाते हैं तो क्या एक्शन लिया जाता है? फॉर्मल सेक्टर में तो जो कोलेटरल हमने दिया है, ठीक है, तो उसके पास राइट है, अगर हम लोन पे करने में फेल हो गए हैं तो वो उस कोलेटरल को सेल करके अपना लोन
की भरपाई कर सकता है। और इनफॉर्मल सेक्टर में तो पिछला लोन चुकाए बिना अगला लोन भी लिया जा सकता है, क्योंकि वो लोग जो हैं लोन लेने वाले को पर्सनली जानते हैं, लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत हाई होता है, लोन वापस लेने में वो लोगों को बड़ा हराश करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोन है, पर्सन जो है लोन डेट ट्रैप में ही फंसा रहता है, एक लोन पूरा नहीं होता, उसको चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया जाता है, इस प्रकार वो डेट ट्रैप यानी कर्ज के कुचक्कर में या कर्ज के जाल में फंसा रहता है। फिफ्थ पॉइंट है सुपरविजन। तो फॉर्मल सेक्टर में सुपरविजन की जाती है किसके द्वारा? आरबीआई, यानी इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मल सेक्टर में उनकी सुपरविजन करता है, ठीक है। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में कोई सुपरविजन, कोई रिकॉर्ड, कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें उनकी मनमानी ही चलती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ आरबीआई इन फॉर्मल सेक्टर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मल सेक्टर में क्या रोल है? अभी हमने एक रोल तो पढ़ा है कि सुपरविजन। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आरबीआई सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक। सबसे पहले आरबीआई बैंकों के काम करने की कार्यप्रणाली पे पूरा निरीक्षण रखता है, ठीक है। सेकंड, एक बैंक्स को लोन देना होता है, उसमें सारी जितनी भी कैश होती है वो सारी कैश को लोन नहीं दे सकते, उनको उसका कुछ पार्ट कैश में रखना पड़ता है। तो आरबीआई ये देखता है कि क्या वो मेंटेन कर रहे हैं उस कैश बैलेंस को या नहीं। थर्ड है कि क्या बैंक सिर्फ लोन प्रॉफिट कमाने के लिए दे रहे हैं, यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन ट्रेडर्स को ही दे रहे हैं। बैंक ये भी चेक करता है कि स्मॉल जो फार्मर्स हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनको भी लोन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। फोर्थ जो है, बैंक भी समय समय पर आरबीआई को इंफॉर्मेशन सबमिट करवाते रहते हैं कि वो किस किस प्रकार किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में हमने स्टडी कर लिया। तो देश को किस सेक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है? देश को फॉर्मल सेक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है, यानी बैंक्स और कोऑपरेटिव संस्थाएं बढ़ाई जाएं, रूरल एरिया में जहां बैंक नहीं है वहां बैंक खोले जाएं, और ताकि क्या हो, उससे फ़ायदा होगा कि अगर चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो है किसी भी देश के डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड जो है, इनफॉर्मल सेक्टर पे उनकी डिपेंडेंस कम होगी, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर जो है, इनमें कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से ज़्यादा लोन लेते हैं, ये 4 डायग्राम के द्वारा शो किया गया है। ये पहले 4 डायग्राम किस किस के हैं? एक तो बिल्कुल पुअर हाउस होल्ड, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जिनके पास कोलेटरल के लिए या प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, वो मैक्सिमम जो है इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसमें वो 85% लोन जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और 15% फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। सेकंड है हमारा हाउस होल्ड विद फ्यू असेट्स, जिनके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है। तो वो लोग क्या हैं, 53% इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, 47% वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। नेक्स्ट है वेल ऑफ हाउस होल्ड, अच्छे परिवार हैं जो, उनमें क्या है 72% फॉर्मल सेक्टर से और 28% इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। फिर है रिच फैमिली, रिच हाउस होल्ड, वो 90% लोन जो है फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और 10% इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन शॉर्ट फॉर्म SHGS, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर पुअर। अब हमने देखा कि जितने लोग पुअर हैं वो ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, जबकि हमें पता है वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, वहाँ लोगों को हराश भी किया जाता है, फिर भी लोग ये क्यों इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं? तो इसके 2 रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न तो है कि क्या बैंक वहाँ पे कम है गाँवों में, ठीक है, तो वो लोन नहीं ले पा रहे हैं। सेकंड, अगर बैंक हैं भी तो भी वो लोग बैंकों से लोन नहीं ले पाते हैं। इसका सेकंड रीज़न है कोलेटरल, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी नहीं है बैंक को देने के लिए जिसके बेस पे वो लोन ले सकें। अभी पीछे बुक में आपके एग्जाम्पल आया था, मेघा जो एक मकान के लिए लोन लेती है, उसको 5 लाख लोन लेना है और 10 साल में उसे लोन वापस करना है, लेकिन फिर भी इस लोन के लिए उसको जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, एक तो अपने सैलरी का, एक अपने एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे। इसके अलावा बैंक उस नया मकान जो उसने खरीदा है तब तक उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेगा जब तक सारी की सारी अमाउंट वो वापस पे नहीं कर देती है। तो यही रीज़न है मेन, कोलेटरल इन पुअर लोगों के पास नहीं होता है, तो जिसकी वजह से ये बैंकों से लोन नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक
नया आइडिया जो क्रिएट हुआ उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर पुअर। इसमें क्या है, 15-20 परिवार एक ही जगह के इसके मेंबर बन जाते हैं और वो अपनी सेविंग इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ये सेविंग 25 रुपीज से लेकर 100 रुपीज तक हो सकती है, ठीक है। और इसी से वो क्या है, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपने मेंबर्स को लोन देते हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी लेंडर की तुलना में कहीं कम होता है, ठीक है। इससे वो अपनी छोटी छोटी जरूरतें, सपोज जैसे कोई किसी की जमीन किसी पास मॉर्टगेज यानी बंधक पड़ी उसको छुड़ाने में, या कोई भी छोटा मोटा जो भी प्रोडक्शन वो कर रहे हैं उसके रॉ मटेरियल के लिए, कोई स्विंग मशीन, कोई क्लॉथ, कोई बैम्बू, इन सब के लिए छोटी मोटी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कोई खेती कर रहे हैं तो उसके लिए सीड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए वो सारी ज़रूरतें यहीं से पूरी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये जो ग्रुप इन्होंने बनाया है, अगर ये 2-3 साल तक अपनी रेगुलर सेविंग करता है तो ये बैंक से भी लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या है, जितने भी ये लोन लेने का प्रोसीजर है, कितना लोन किस व्यक्ति को कितने पैसे देने हैं, किस ब्याज की दर पे देने हैं, ये सारा डिसीजन जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर करते हैं। इसके अलावा ये मिलकर आपस में मीटिंग्स भी करते हैं, फाइनेंशियली तो ये आपस में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा सोशल इश्यूज पे भी बातचीत होती रहती है कि हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, इन सब पे। और लगभग इसके मेंबर जो होते हैं वुमेन्स होती हैं, महिलाएं होती हैं। महिलाएं इससे सेल्फ रिलायंट बनती हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं जो रिलायबल बोरोवर का काम करती हैं, विश्वसनीय उधार लेने वाले के रूप में सामने आती हैं और आत्मनिर्भर भी बनती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। इसका एग्जाम्पल भी लिया गया, ये भी एक छोटे प्रोजेक्ट पे शुरू हुआ था। इसको 1970s में प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने शुरू किया था। आज यानी 2012 तक यह बैंक जो है इसके 8.37 मिलियन बोरोवर हैं और ये लगभग 81,000 विलेजेस में फैला हुआ है, ठीक है। इसमें भी जो लोन लेने वाली लगभग महिलाएं हैं, इसमें भी ये माना जाता है कि महिलाएं जो है रिलायबल बोरोवर की तरह सामने आती हैं और इनकम जनरेट करने में या डेवलपमेंट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।